हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फ्रॉम द यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस हमारे दो वे में आएगा। या तो कंडक्टेंस होगा वाया मेटल which do not undergo any decomposition when electricity pass through them, and another way में जो केमिस्ट्री में हम बात करेंगे that electrolytic conduction। इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आयंस में डिसोसिएट होंगे और वो आयंस फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराएंगे। यानी यहाँ तो केवल मेटल है, उस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो कनेक्टिविटी कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक में इनका डिकम्पोजिशन होगा, डिसोसिएशन होगा और वो आयंस बनाएंगे। वो आयंस फिर फर्दर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराएंगे। तो जो मेटल है, मेटल में जनरली किस वजह से होता है, एक तो नेचर मेटल की डिपेंड करेगी। नेचर इन द सेंस कि हम कहेंगे कि आयरन इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है जितना सिल्वर है, यानी उनकी नेचर पे डिपेंडेंट है। दूसरा कि फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बेसिकल ये है इनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उतने ही ज्यादा ये कंडक्टिविटी कराएंगे मेटल के अंदर। फर्दर जो इम्पैक्ट डालेगा वो होगा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का इस पे क्या इफेक्ट होगा। अगर हम मेटल की बात करें और मेटल में टेम्परेचर का रोल देखें तो इसको याद करने ना, बेसिकली हम अपने घर का एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारे घर में वायर है, मान लो वो गर्म होने लग गई, तो उसके बाद हमारा जो वायर का सीन क्या होगा कि वो बर्न होगी, ना कि कंडक्टिविटी को बढ़ाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। जो कंडक्टिविटी है वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये तो हमारे पास मेटेलिक कंडक्टेंस का हो गया कि in case of metal the conductance will depend on the nature as well as temperature as well as the number of valence electron। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में भी हमारे पास कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो उनको वो कराएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग जैसे हमने ले लिया KCl या NaCl और वीक हमने ले लिया CH3COOH। तो इनका जब डिसोसिएशन होगा, इसका डिसोसिएशन होगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। और ये जो डिसोसिएशन है ये लगभग कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, स्ट्रॉन्ग वालों का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। और जो वीक वाले हैं इनमें हम लिखेंगे कि CH3COOH, ये हमारा इक्विलिब्रियम में हम साइन लगाते हैं CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। हमारे पास ये कंडीशन आएगी कि प्लस H पॉजिटिव, हमारे पास ये कंडीशन है। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, तो ये इस डायरेक्शन में रहेगा। यानी अगर हमने कंसंट्रेटेड लिया तो ये CH3COH पे रहना पसंद करेगा। अगर हमने इसको डाइल्यूटेड की कंडीशन में रखा तो ये डाइल्यूशन में इधर जाएगा। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं डाइल्यूट तो ये इस आयंस की फॉर्म में आएगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लेना है तो वो डाइल्यूटेड कंडीशन में होगा तो आयंस ज्यादा बनाएगा, और आयंस जितने ज्यादा होंगे तो दीज आर द कैरियर ऑफ करंट, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इनके थ्रू होना है। तो ये डाइल्यूशन में आयंस ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए कंडक्शन भी ज्यादा करा रहे हैं। ये आपके कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहेंगे तो हमें पता है कि इनमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतने आयंस फ्री नहीं रहेंगे मूव करने के लिए, यानी कंडक्टिविटी को कम कराएंगे। पर जैसे ही हम उसका डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन में ये इसकी तरफ मूव करेगा, आयंस की तरफ, क्योंकि जो इनके बीच में जो इंट्रा आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो जाएगा। तो ये इस तरफ मूव करेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी।
तो ये तो हो गई कि नेचर की स्ट्रॉन्ग है या हमारे पास वीक है। इसके अलावा हमारे पास अनदर है इसी के फैक्टर नेचर के अलावा। तो एक तो हमने फर्स्ट डिस्कस कर दिया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बिसाइड्स इट्स देयर आर अनदर कंडीशंस, जैसे कि हमने टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर का इनमें क्या रोल होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर और विस्कोसिटी दोनों को एक साथ डिस्कस कर देते हैं हम। देखो विस्कोसिटी हमें पता है क्या है कि लिक्विड में हम कहते हैं कि थिकनेस ऑफ लिक्विड वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो उसको डिटरमाइन कराती है विस्कोसिटी। जितना थिक लिक्विड होगा उतने ही उसके आयंस फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए। अगर आयंस फ्री नहीं है तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी कम होती है, और विस्कोसिटी कम होगी तो आयंस का मूवमेंट ज्यादा होगा, और आयंस का मूवमेंट ज्यादा होगा तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इन दोनों का रिलेशन क्या है, विस्कोसिटी। हम कहते हैं विस्कोसिटी इज लेस, कंडक्टिविटी इज मोर। if temperature is increased if temperature is increased then conductivity is also increased। ये उसका उल्टा हो गया। मेटल वाले कंडक्टेंस में हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा था तो कंडक्टिविटी घट रही थी, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है। इसके अलावा अनदर फैक्टर हम कहते हैं कि आयंस की साइज ऑफ आयन, कि आयन का जो साइज है बिगर साइज होगा, आयन का बिगर साइज having more interaction with solvent। सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन या जिसको सोल्वेशन इफेक्ट आप कहते हैं, सोलवेंट के साथ उसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और अगर सोलवेंट के साथ उसका इंटरेक्शन ज्यादा हुआ तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो हमारे पास ये भी आएगा कि साइज ऑफ आयन। इसके अलावा हमारे पास नेचर हमने डिस्कस की, कंसंट्रेशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, ठीक है। टेम्परेचर और विस्कोसिटी हमने डिस्कस की, और साइज ऑफ आयन। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में, कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट टर्म के बारे में, कि एक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है एंड कंडक्टेंस। अब फिजिक्स में बहुत डिस्कस करते हुए तो कि रेजिस्टेंस क्या है, कि V इक्वल टू आई आर। केमिस्ट्री में V की जगह हम E लिख लेते हैं, E इक्वल टू आई आर, देयर इज नो इशू। तो R इक्वल टू E अपॉन I, दैट्स इसकी यूनिट हो गई पोटेंशियल डिफरेंस। V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, I करंट हो गया। तो वोल्ट अपॉन इसकी होती है एम्पियर, या हम इसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेजिस्टेंस हमारे पास है क्या, रेजिस्टेंस है क्या कि जो करंट का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं उनके रास्ते में बैरियर आना, यानी उनके फ्लो को रोकना, रजिस्ट करना, ठीक है। जैसे बैरियर होते हैं रोड के ऊपर, बैरियर होते हैं जो स्पीड ब्रेकर होते हैं कि गाड़ी की स्पीड को कम कर देते हैं, ऐसी तरह इस तरह इन्हीं में आपके पास बैरियर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसको रजिस्ट करते हैं, कम कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल जो हो गया। कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों का रिलेशन क्या होगा कि जी और आर का रिलेशन क्या होगा, जी इक्वल टू 1/r, यानी जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ही कंडक्टेंस ज्यादा होगी, और जितना इसका तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया कि इसकी अमाउंट ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली इसकी कम होगी। यानी रेजिस्टेंस हमारा अगर बढ़ता हुआ गया
तो कंडक्टेंस हमारा घटता हुआ आ जाएगा। तो ये हमारे पास है कि रेजिस्टेंस वर्सेस कंडक्टेंस। हम कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल हमारे पास कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय G, इट इज बाय R। तो एक ये एक्चुअल में मेटल में तो इसको निकालना हमारे पास एक सिंपल सा टास्क हो गया कि मेटल में इतना हमें कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस निकालना, व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आएगी वो है इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशन में। इलेक्ट्रोलाइट में हम कैसे रेजिस्टेंस और कैसे कंडक्टेंस को मेजर करेंगे, दैट्स द इश्यू। इसके अलावा कि हमारे पास जो नेक्स्ट है कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो नेक्स्ट टर्म्स है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। और हम कहें इसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी जिसका हम डिस्कस करेंगे, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन टर्म्स का भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेजिस्टिविटी। हमें पता है कि जितनी वायर की लेंथ ज्यादा होगी उतनी ही उसका वायर की लेंथ ज्यादा होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मींस मान लो ये आपकी वायर है, तो जितनी लंबी ये वायर होगी उतना ही रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा। और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हम कहते हैं कि ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी थिकनेस ऑफ वायर। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा L/A। और हमें पता है कि एवरी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हैव ए कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा R इक्वल टू रो L/A। ये जो रो है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा रेजिस्टिविटी को। तो रो हमारा रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। और यूनिट क्या आएगी रो की? तो रो विल बी इक्वल टू R इंटू A बाई L। और R यूनिट क्या है? ओम। एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया आइदर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और L सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या बनेगा कि ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। ये हमारे पास यूनिट हो जाएगी किसकी? दैट्स द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी क्या आएगी? 1/रो, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू व्हाट? कंडक्टिविटी को हम लिखेंगे, ये के से रिप्रेजेंट की जाएगी कापा। कापा हमारा रिप्रेजेंट करेगा कंडक्टिविटी को। तो कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या निकली अभी हमारे पास? ओम मीटर। तो ये आ जाएगी पर ओम पर सेंटीमीटर और मीटर। और इसको हम या तो सीमन या मो, इनमें से किसी को भी वो करते हैं, सीमन पर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी। और जब हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हमें इन दोनों का तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी। अब थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में जरूरत क्यों पड़ रही है। देखो मोलर कंडक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी, तो इसको स्पेसिफाई करना, इसको डिफाइन करने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? अभी हमने दो इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस किए, एक किया स्ट्रॉन्ग जैसे KCl, तो हमने कहा कि इसका डिसोसिएशन कंप्लीट डिसोसिएशन होगा और K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। दूसरा हमने किया वीक में हमने किया CH3COH, जो डिसोसिएट होके हमारे पास CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनाएगा। तो इनमें हमने कंसंट्रेशन का रोल किया बेसिकली।
हमने ये कहा कि अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, ये यहाँ पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, तो ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, यानी ये इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा। अगर ये यहाँ पे रहेगा तो कंडक्टिविटी लेस करेगा, कंडक्टिविटी को लेस करेगा क्योंकि आयंस कम होंगे। ऐसे इसमें है कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो दोनों कंडीशन में कंसंट्रेशन मेन के की प्लेयर में है कि कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो रही है या कम हो रही है तो डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रही है किस पे, कंडक्टिविटी पे। तो इसलिए हम मोलर मोलर हमें नाम से पता चल रहा है कि मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन के रिलेटेड है कि इफ वी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन द कंडक्टिविटी। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम लिखेंगे लैम्डा एम या कैप एम इक्वल टू मोलर नॉर्मल कंडक्टिविटी kappa बाई सी कंसंट्रेशन या हम कहें मोलैरिटी। और ये आपकी जो होगी ये मोल पर मीटर क्यूब में, या आपकी मिलेगी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। जो कंसंट्रेशन है मोलैरिटी है वो हमें इस तरह से मिलेगी। तो कप्पा की जो यूनिट हमने अभी कैलकुलेट की थी सीमन पर सेंटीमीटर, और इसकी अगर हम ये यूनिट कंसीडर करते हैं तो सीमन पर मीटर हो सकती है या सीमन पर सेंटीमीटर हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास अपॉन में हमारे पास क्या है मोल और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा सीमन सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर एंड पर मोल। तो जो ये कंसंट्रेशन है ये आपको या तो मोल पर मीटर क्यूब में मिलेगी या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। और वो भी क्यों, क्योंकि जो कापा है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में रिप्रेजेंट करता है, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। इसलिए ये जो आपकी है ये आइदर आपको मीटर सेंटीमीटर, ये हमें रिलेशन पता है कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब हम लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे हमें पता है कि 1 मोल पर सेंटीमीटर या 1 मोल पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मोल पर लीटर। और इसी तरह हमारे पास 1 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 मोल पर लीटर। तो ये इनका कन्वर्जन हो जाएगा। तो हमें अब ये पता चला कि हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की स्पेशल डिफाइन हमें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जब भी कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन को जब भी हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रही है कंडक्टिविटी के ऊपर। तो इसलिए हमने स्पेसिफाई किया मोलर कंडक्टिविटी को। तो ये हमारा लैम्डा एम इक्वल टू के बाई सी मोलैरिटी, और ये हमारा या तो मोल पर मीटर क्यूब या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, और हम इनको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। और जो ये होगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो ये भी आपका K बाई N नॉर्मलिटी, इस तरह से ये भी रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये हमारे पास हो गया रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आप लोगों को इन पे प्रैक्टिस करनी है।